हरियाणा में निकाय चुनाव का भले ही ऐलान न हुआ हो, लेकिन सियासी पार्टियां अपने अपने मिशन में जुटी हुई हैं। विपक्ष लगातार सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रहा है, तो वहीं सरकार यह दावा कर रही है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक नकेल कसी जा चुकी है। सरकार युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार देने का भी वादा कर रही है और सरकार की ओर से विकास का दावा किया जा रहा है। तो विपक्ष सरकार पर ठगने का आरोप लगा रहा है और विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रही और बदले की राजनीति करने का भी आरोप विपक्ष सरकार पर लगा रही है। भाइयों, एक मिनट विचार करके देखो, ये राज राम राज है कि नहीं है? किसी के लो भेदभाव हो रहा भाई, किसी के लो बेइंसाफी हो रही हो? नहीं तो भाइयों, यहां तो क्या था, इसका फलाने का यो कर दो, इसका यो कर दो। और जोन से लोग बड़ी बड़ी बातें कहते ना कि बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, तो भाइयों उनके उस पर खाली एक कमेंट करा, कमेंट, और उसके खिलाफ पंजाब में जाकर FIR करा दी। भाइयों, हमने 7.5 साल ले गए, कोई एक आदमी पूरे प्रदेश में बता दे कि मनोहर लाल जी ने नाराज होगा उसके खिलाफ ये काम कर दिया हो। आप देखें, ये कैसी सरकार है। किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने हकों के लिए, आंगनवाड़ी महिलाएं आंदोलन कर रही हैं अपनी हकों के लिए, नौजवान आंदोलन कर रहे हैं भर्ती घोटाले और भर्ती आर्मी फौज की भर्ती के लिए, नौजवान भी सड़क पे उतर रहा है। वो ये दिखाता है कि ये सरकार जो है एक अहंकार के नींद में सोती हुई सरकार है, जिससे उठाना, इसको जगाना सरकार को लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रदेश के अंदर महंगाई चरम सीमा पे हो, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो, 18 से 28 वर्ष के युवक की बात करूँ तो 80% बेरोजगारी हो। हरियाणा के अंदर ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे कॉलेज, ना अच्छे हॉस्पिटल, ना अच्छे डिस्पेंसरी। हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार जड़ जड़ तक समाया हुआ है। और सवाल, क्या हरियाणा में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक नकेल कसी जा सकी है? भ्रष्टाचार को लेकर यह सवाल रहेगा और इससे लगते कई अन्य सवाल भी हम इस कार्यक्रम में अपने खास मेहमानों से पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। और सवाल दूसरा, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रंग ला रही है? हालांकि विपक्ष की तरफ से जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, इस पर बात करेंगे। ये 3 सवाल हैं और इन सभी विषयों को लेकर हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है और इस विषय को लेकर चर्चा शुरू करेंगे हमारे खास मेहमानों से। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे बातचीत करेंगे। उनका एक छोटा सा परिचय मैं अपने दर्शकों को दे दूं। रमन मलिक साहब हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं। रमन जी, बहुत स्वागत है। अजय गुलिया जेजेपी से हमारे साथ हैं। रविंद्र ढुल साहब कांग्रेस से हमारे साथ हैं। डॉक्टर रजनीश जैन जी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे और ओंकार सिंह जो कि INLD के प्रवक्ता हैं और सुनील कौशिक हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चूंकि जिस तरह की हालांकि परिस्थितियां बन रही हैं, चुनाव कभी भी हो सकते हैं। रमन साहब, चुनाव की तैयारियों के लिए माहौल बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। विपक्ष पर सरकार की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि पिछली सरकार में ये काम हुआ और इस तरह खर्ची पर्ची और अटैची, ये सब बातें सर। लेकिन सवाल ये है कि हरियाणा पुलिस के लिए जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा? विपक्ष बार बार इस पर सवाल कर रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे वो सवाल उठाते हैं एक जिनका धंधा प्रभावित होता है। उनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका धंधा पर्ची और खर्ची के साथ चलता था, और उसमें वो भी शामिल हैं जिनका धंधा इन नियुक्तियों को, जो पारदर्शी नियुक्तियां हो रही हैं, उनको वकील बन बन के कोर्ट में जा जाके कैसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो वैसे जाके केस डाल देना, उसको रुकवाना, कभी किसी प्रेटेक्स्ट पे, कभी किसी प्रेटेक्स्ट पे, कभी एक पार्टी में कूदे, कभी दूसरे में कूदे, कभी तीसरी में कूदे, जहां से मोटा पैसा मिले वहां पे जाके वकालत करने लग जाओ उनकी। ऐसे लोगों ने भी बनाया हो। मैं तो आपको इतनी सी चीज आज स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि भाजपा के राज में ना अपना ना पराया, किसी के ऊपर कोई फेवरिज्म नहीं है। अगर कोई गलत है उसको उठाओ और अंदर बंद कर दो। अगर कोई अपना व्यक्ति भी हो, हमने पहले देखा था एक वो अपना मुंबई से केस आया था एक राजनेता का, वो सट्टा खेलने गए थे या क्या करने गए थे,
और वहां से अंडरवर्ल्ड उनके पीछे लग गया था, तो उनके बड़े भाई और पिताजी ने किसी तरीके से उनको बचाया था। तो वो जो है वो पर्ची और खर्ची और फेवरिज्म की तो कहानी वो है। लेकिन बात यहां आती है कि भाजपा ने कभी किसी को, चाहे वो अपने दल का हो या विपक्ष का हो, क्या कानून के बाहर जाके मदद करी? नहीं करी। क्या कानून संगत काम करा? बिल्कुल करा। मैं तो आज खुले तौर पे बोलता हूं, ये जो हमारी गठबंधन की सरकार है, जितने लोग इसके ऊपर ये बोलते हैं कि ये करप्शन कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे यार, अगर आपके अंदर इतनी सी भी गैरत है ना, इतनी, तो मेरा ये खुला चुनौती है कि कोर्ट में सस्टेनेबल एविडेंस के साथ केस डाल के दिखाओ तो सही। सस्टेनेबल एविडेंस नहीं है आप लोगों के पास, और आप करते हो बातें इधर उधर की, चाहे वो सुरजे वाला हो, वकालत, वो भी पड़े हुए हैं और दूसरे भी हैं। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बोल सकता हूं कि एक तो ये ट्रांसपेरेंसी का जो माहौल हमने स्थापित करा है, ये हरियाणा को एक नई डायरेक्शन में ले गया है, और वो डायरेक्शन ये कहती है कि हम किसी का भी भ्रष्टाचार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, हम किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे। साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं सर, उसके बाद फिर गड़बड़ियां हो रही हैं। एक 5 सेकंड और है। मैं अपने दर्शकों को, अपने भाइयों को जो यहाँ बैठे हैं, उनको भी बोलता हूं, हरियाणा स्टेट विजिलेंस का ट्विटर हैंडल अभी खोल के देखो और रोज उस पे देखो, जो भ्रष्टाचार कर रहा होता है उस पे कितने पकड़े जाते हैं, किस किस को करते हैं, और रोज खबर आती है कि जो जरा सी भी गलती करता हुआ पकड़ा जाता है उसको दे अंदर। ये होती है पारदर्शी सरकार, वो नहीं होती जो हुड्डा साहब के समय थी, वो नहीं होती जो ओपी चौटाला जी के समय थी। ठीक है, रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं। रविंद्र जी, अभी दीपेंद्र साहब का एक ट्वीट में देख रहा था, दीपेंद्र हुड्डा जी का, वो ये कह रहे हैं कि युवा हताश है, अपराध और नशे की गिरफ्त में फंस रहा है। जो सर बेरोजगार है, क्या वो सभी नशे कर रहे हैं? क्या वो सभी हताश हो गए हैं, सुसाइड कर रहे हैं? क्या इस गलत संदेश नहीं जाता इससे कांग्रेस को? बातों को एक सर सुनिए, पूरा सवाल सुन लीजिए। क्या जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कांग्रेस को नहीं निभानी चाहिए? देखिए, पहली बात तो इसे जनरलाइज ना करके चलें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ना तो जनरलाइज करने की, वो एक ट्विटर कैंपेन थी कुछ युवा बेरोजगारों के द्वारा, और उस ट्विटर कैंपेन पे विपक्ष के सभी साथियों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के, अक्रॉस द पार्टी, सबने उसको सपोर्ट किया। तो ट्विटर कैंपेन के अंदर सपोर्ट मात्र मान करके हम चले, उसे जनरलाइज करके ना चले कि भी सभी युवाओं के ऊपर इस प्रकार की कोई बात की गई है, ऐसा कुछ भी नहीं उस ट्वीट के अंदर, ठीक है ना। बाकी कुछ मेरे मित्र ने इनके निजी बोलना तो इनकी आदतों में शुमार है, उसके ऊपर मैं उत्तर तो मैं दूंगा नहीं। हाँ। मैं इन्होंने कहा एक भी सस्टेनेबल, मैं इनको बता रहा हूँ 2016 के अंदर फिशरीज की भर्ती के अंदर घोटाला हुआ, न केवल घोटाला हुआ बल्कि उसे कोर्ट ने उड़ा दिया, सेट असाइड किया। घोटाला करप्शन के मामले में इन्होंने खुद विजिलेंस की इंक्वायरी जो है उसके बाद में बनाई कोर्ट के कहने के बाद में, जबकि उसके ऊपर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, वो अभी तक अटका हुआ है। आगे चलते हैं, खानपुर के अंदर स्टाफ नर्स का मामला हुआ था, घोटाला हुआ, कोर्ट के अंदर मामला गया, मामला कोर्ट में जाने के बाद पूरी की पूरी भर्ती उड़ाई गई, कोर्ट के द्वारा उड़ाई, उसके बाद में वहां पर भी विजिलेंस की कार्रवाई हुई, उसको भी इन्होंने दबाया। तीसरा अभी लेटेस्ट जो था HCS एग्जीक्यूटिव वाला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला था। हाँ। इनकी कथित पर्ची खर्ची वाला जो इनके जो दावे हैं, उन दावे पर प्रशासन लगाता हुआ एक घोटाला बहुत बड़ा था। चौथी चीज मैं आपको बता दूं, जो अभी जिस चीज का आज ट्विटर कैंपेन जो चला था, क्योंकि मेरी जानकारी में है, वो है हरियाणा पुलिस की भर्ती का रिजल्ट क्यों नहीं आया हुआ है। ये मेरे हिसाब से शायद मेरे मित्र भी इस चीज को नहीं समझा सकते। कमीशन खुद कोर्ट में अपनी गलती आकर के मान गया कि हाँ जी हमसे गलती हुई है, लेकिन हम प्रपोज करते हैं इसकी जगह कुछ और लेकर के आए। मतलब आप इस बात को समझिए कि कोर्ट की तरफ से कोई भी रोक ना लगाने के बावजूद भी कमीशन खुद रिजल्ट निकालने में असमर्थ है, और कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में ऐसी भर्ती जो कि 7,000 पोस्टों के ऊपर थी, और उस 7,000 पोस्टों की भर्ती के ऊपर इस प्रकार से कोर्ट का
कोर्ट का उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना, और कमीशन ने खुद मानना। अब अगली क्लर्क भर्ती 2020 में जो इन्होंने की, वो पूरी की पूरी भर्ती को कोर्ट ने सेटिसाइड किया 5500 लोगों की, ये कहते हुए कि युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहा है कमीशन। और यदि इस प्रकार की गलती दोबारा कभी भी भविष्य में कमीशन के द्वारा अपनाई गई, सरकार के द्वारा अपनाई गई, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे मित्र बहुत विद्वान मित्र है, रमन मलिक जी, इनकी डिबेट निजी होती है, निजी शुरू होकर के निजी खत्म होती है। मुद्दों के ऊपर ये कभी बोलते नहीं है। मुद्दों के ऊपर आप ये बताइए, क्या क्लर्क भर्ती के अंदर कोर्ट में इस प्रकार के कोर्ट की तरफ से मैंने निजी आया है? तो बयान करा नहीं, आप इतने हताश हो रहे हो। मुझे छोड़िए, मैंने आप पे बयान करा कोई, और मेरी कोई डिबेट मैं आपके लिए आप दूसरी बारी ये गलत आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मेरे को बीच में बोलना पड़ा। आप गलत आरोप मत लगाइए, और मेरे को भी आपका पता है आप कितनी पार्टियां घूमे, आप हमारे द्वारा भी आए। उन प्रश्नों के ऊपर ही उत्तर देंगे। साहब, मैं भी बोल सकता हूँ कि आपने भी बतेरे घाटों का पानी पिया, तो आप ऐसे मतलब उस जगह मत जाइए जो आपके अच्छा नहीं होगा। पीना आपका काम होगा। घाटों में आप बैठे हैं, सरकारों में आप बैठे, हम तो विपक्ष पे लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, बीजेपी में तो आप ही आए थे हाथ जोड़ के, आप मुद्दे की बात कीजिए। ठीक है रमन जी, और भी हमारे गेस्ट हैं, उनसे हम छोटा रिएक्शन इस पर लेते चलेंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ ढुल साहब। ठीक है, मैं फिर आऊंगा इस विषय को लेकर। अजय गुलिया जी से बात करेंगे। अजय गुलिया जी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे, अभी किसी वजह से संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। रजनीश जैन जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। मैम, अभी क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में एक मामला हुआ, पंजाब में एक बीजेपी के नेता के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, उसकी गूंज हरियाणा में भी सुनाई दे रही है कि ये बदले की राजनीति करने का आरोप जो बीजेपी सरकार पर लगाया जाता है, वो कहते हैं मंच से कि ये काम तो आम आदमी पार्टी का है। वो पंजाब में जाकर बदले की राजनीति करने लगते हैं, दिल्ली के व्यक्ति की एफआईआर पंजाब में जाकर दर्ज कराते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि हम नहीं बल्कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री का एक कार्यक्रम में यह बयान था। रजनीश जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ जी मैडम, आपसे मेरा प्रश्न था। जी, आपने प्रश्न सुना? बीच में आपकी आवाज म्यूट हो गई थी, अभी दोबारा से आप प्रश्न पूछिए। जी मैम, अभी चूंकि सवाल ये था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार बीजेपी की जेजेपी की सरकार पर यह आरोप लगाती है कि यहाँ बदले की राजनीति होती है। शिक्षा मंत्री मंच से कहते हैं कार्यक्रम में कि ये काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का है, जो कि पंजाब में सरकार बनने के बाद वहां की पुलिस का गलत इस्तेमाल करके दिल्ली के एक बीजेपी नेता का वहां पर एफआईआर कराते हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि यहां 7 साल के 8 साल के राज में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी बदले की कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा है जी, बीजेपी का काम आरोप लगाना है। बिल्कुल, ये तो कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया है कि पंजाब सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया था। जब एक बीजेपी के नेता को बार बार समन भेजा जाता है और वो समन पे हाजिर नहीं होता है, तो उसके बाद पंजाब सरकार के पास क्या वो रह जाता है? उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता था कि उसको आगे, तो जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, कोई बदले के राजनीति नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को न्याय दिलाना चाहती है और भ्रष्टाचारियों को खत्म करना चाहती है। लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल आपके प्रभारी उठाते हैं, जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से और हरियाणा बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि सिट डाउन पॉलिसी से तो बेहतर हमारी पॉलिसी है, फ्री में देकर के लोगों को घर बिठा दो, इससे अच्छा है कि उनको काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसा है जी, हम कुछ भी फ्री में नहीं दे रहे हैं। जो जनता हमें टैक्स के रूप में पैसा दे रही है और हर सरकार को टैक्स के रूप में दे रही है, वही हम जनता को लौटा रहे हैं। बाकी सरकारों की तरह हम ये नहीं करते हैं कि जो जनता का पैसा है वो हमारे खर्च हो रहा है, उनकी सुख सुविधाओं पे खर्च हो रहा है। हम जनता का पैसा वो मुफ्त के रूप में, सुविधाओं के रूप में हम जनता को कहीं ना कहीं लौटा रहे हैं। ये तो उनका आरोप है, क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अगर केजरीवाल सरकार है, वो मुफ्त कहां से देगी? आखिर वो जनता का ही पैसा है जो जनता को किसी न किसी रूप में लौटाया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग रोजगार भी स्थापित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ मुफ्त की आदत डाल रहे हैं।
हम लोगों के लिए रोजगार भी दे रहे हैं और उनको जो उनका पैसा है वो मुफ्त सुविधाओं के रूप में लौटा भी रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ ओंकार सिंह जी INLD से हैं। ओंकार सिंह जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हरियाणा सरकार अपना रही है, और जबकि आज कैंपेन चलाया गया और रिजल्ट जारी करने के साथ साथ कई ऐसे विषय उठाए गए जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश की गई। INLD का क्या स्टैंड है सर इस पर? आशीष जी, मैं आपको बताना है, भाई रमन मलिक जी का बयान सुन रहा था, क्या क्या बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भ्रष्टाचार के मामले में तो मैं वाकई मानूंगा हरियाणा में राम राज्य आ चुका है, इसमें कोई कमी नहीं है। किसी भी विभाग में चले जाओ, अफसरशाही इतनी हैवी है कि जनता को धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। ऑनलाइन प्रणाली शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं हमने इतनी सेवाएं ऑनलाइन प्रणाली में डाल दी, इतनी सेवाएं ऑनलाइन होगी, लेकिन प्रत्येक डिपार्टमेंट में जाओ तो एक ही जवाब मिलता है, सर्वर बंद है, नेट नहीं है। आप नगर परिषद में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, आम जनता को 2-3 विभागों से मुख्य रूप से सरोकार होना पड़ता है, नगर परिषद, तहसील, पुलिस थाना और एजुकेशन विभाग। लेकिन कहीं पे भी आप चले जाओ, आपको यहाँ सर्वर बंद मिलेगा। नगर परिषद में आधार कार्ड ठीक कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी। NDC व्यवस्था, टैक्स व्यवस्था, कुछ भी ले लो, इसमें इतना भ्रष्टाचार पनप चुका, बिना भ्रष्टाचार के काम होता ही नहीं। और मेरे भाई रमन मलिक जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगा दिया, पेपर लीक मामला, और इनके HPSC के सेक्रेटरी के पास से, नागर के पास से, कार्यालय में रमन मलिक साहब तो ये भी कह रहे हैं कि तथ्य लाइए, मामला दर्ज कराइए, कार्रवाई हम करेंगे। आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार हुआ, ये एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ, कुछ भी तथ्य सामने नहीं आए, वो ये भी कह रहे हैं। ये भी कह रहे थे कि बदले की कार्रवाई हमारी सरकार में नहीं होती। हाँ। मैं प्रमाण बैठा हूं, मेरे दोनों बेटे एडवोकेट हैं और मेरे को ऊपर राजनीतिक द्वेष के करके पर्चे दर्ज हैं, हमारे ऊपर 3। ये मैं प्रमाण बैठा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, जांच करवा लीजिए, पता लग जाएगा किसने गब्बर के क्षेत्र में मेरे ऊपर पर्चे दर्ज करवाए। ये तो कहने की बातें हैं। जितनी भेदभाव की और विपक्ष के ऊपर गुस्सा निकालने की नीति बीजेपी की है, आज तक मैंने किसी भी सरकार की नहीं देखी। हाँ। और ये सरकार ऐसी है, भ्रष्टाचार के मामले में इनकी नाक के तले भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ गब्बर बैठा है अंबाला में, यहीं पे तहसील के अंदर जाके देख लीजिए, अगर एक भी काम आपका बिना किसी अप्रोच के या बिना पैसे के हो जाए तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। मलिक साहब, बातें करनी बहुत आसान है, जरा उठा के अपना मोखाटों के ऊपर कोई मास्क लगा के ना किसी तहसील में, किसी नगर पालिका में, नगर परिषद में जाके कोई पब्लिक का कार्य करने की कोशिश करना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कहने की बात हो रही है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आज नगर परिषद में किसी भी कार्य के लिए चले जाओ, लंबी लंबी लाइनें हैं, जहां मर्जी देख लो सर्वर बंद है। और जब सेवा अजय गुलिया जी और सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ हैं। मैं सर आपके पास आऊंगा, लेकिन जो बात ओंकार सिंह जी कह रहे हैं, मुझे लगता है रमन साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे, रिएक्शन। आशीष जी, मैं बोलूं? नहीं, रमन जी बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। रमन जी, आपका ऑडियो उधर से म्यूट तो नहीं है? सॉरी, म्यूट था। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो पूरा ऊपर पटका बांध के मुंह बंद करके जाता हूँ और बहुत सारे लोगों के काम करवाने के लिए जाता भी हूँ, क्योंकि मेरे को आदत ये है कि मैं लाइन में खड़े होके या पब्लिक बसेस में जाके चीजों को समझना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, और मैं करता भी हूँ। ये चीज मेरे बहुत सारे साथियों को पता भी। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि जहां जहां भी लोगों की इस प्रकार की आए, मैं अभी आपसे आग्रह करता हूं जी न्यूज से कि हरियाणा विजिलेंस का एक ट्विटर हैंडल है, वो खोल के एक बारी आप अपनी चैनल पे दिखाएं। और आप उसमें ये दिखेंगे जहां जहां लोगों को, ओमकार जी कम से कम सुनिए, आपके उस समय में चुप था। मेरी बात सुनिए, आप ट्विटर हैंडल को छोड़िए, आप बोल लेना, मैं जवाब दे दूंगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि जहां चाहे वो हमारे जेजेपी के साथी हो या बीजेपी के साथी हो, जहां जहां हमारे को चीजें पता लगती हैं, हम अपने आप भी देखते हैं, सीएम विजिलेंस भी देखती है, हम प्रमाण भी भेजते हैं और उन अफसरों को कसा जाता है। और जहां जहां अरेस्ट करना होता है अरेस्ट भी होता है, सस्पेंशन भी होती है। ये होती है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ये ऐसी ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट नहीं होती कि जहां जाओ खड्डा खुदवा दो, जहां जाओ जो मर्जी बंद करा दो।
ये वो चीजें नहीं चलती भाई साहब अपने यहाँ पे। ठीक है, अजय गुलिया जी के पास चलते हैं। अभी इसमें उनकी आवाज चली गई। मैं ओंकार सिंह जी फिर आऊंगा। देखिए सभी प्रवक्ताओं को समय मिल, मैं ओंकार जी आऊंगा, फिर समय दूंगा आपको। अजय गुलिया जी बहुत देर से, चूंकि उनका कनेक्शन कट गया था बीच में, मैं फिर आऊंगा ओंकार सिंह जी। हेलो जी आशीष जी, मेरी बात पूरी हो लेती। मैं अंबाला की बात कर रहा हूँ। अंबाला में एक स्टेडियम बन रहा है, फुटबॉल स्टेडियम। 40 करोड़ रुपए का इनिशियल टेंडर था, 115 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। 124 करोड़ रुपए का अंबाला की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने गर्ग कंपनी के ऊपर रिकवरी के लिए नोटिस सरकार को भेज दिया है कि इस कंपनी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और 125 करोड़ रुपए रिकवर किए जाए। ये गृह मंत्री का क्षेत्र है, अनिल विज का, जो बहुत दबंग और बहुत गब्बर अपने आप को कहलाता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या गर्ग कंपनी में पर्चा दर्ज हुआ? क्या वो रिकवरी होगी? जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इनका विभाग लेटर लिख के कह रहा है कि उसके पास 125 करोड़ रुपए गलत चले गई, वो वापिस होंगे? ये राम राज्य ही है आशीष जी, मैं मानूंगा। यहाँ पे कोई कुछ नहीं होने वाला। जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। आज प्रत्येक वर्ग सड़कों पर है। आप किसी को भी देख लीजिए, सफाई कर्मचारी देख लीजिए, आशा वर्कर देख लीजिए, और तो और आज तहसीलदार भी 2 दिन की हड़ताल पे हैं। पूरे हरियाणा के तहसीलदार, आप सोचिए कैसे काम चलेगा हरियाणा का। यहाँ राम राज्य तो आ चुका है। हर एक व्यक्ति अपनी मर्जी से काम कर रहा है और मर्जी से संघर्ष करके अपने अधिकारों को हासिल कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरे भाई रमन मलिक बड़े बड़े भाषण देने के लिए माहिर है, बस। हाँ ठीक है सर। अजय गुलिया साहब, सर आपका ऑडियो शायद म्यूट है, आप उधर से अनम्यूट कीजिए प्लीज। अजय जी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, अजय जी का कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से बात उनसे नहीं हो पा रही है। सुनील कौशिक साहब हमारे साथ लगातार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, प्रदेश में विकास के दावे सरकार कर रही है। बीते 7 से 8 सालों में बहुत सारे दावे किए जाते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने इन 7 सालों में 5 एस पर काम किया, शिक्षा, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। लेकिन क्या इन 5 एस से काम चल पाएगा? जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार को लेकर दावा किया जाता है, लेकिन इतने सारे आरोप अभी आपने सुना, सभी प्रवक्ताओं ने लगाए, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही हैं। कैसे सरकार जस्टिफाई कर पाएगी इन चीजों को? देखो, इसकी एक समीक्षात्मक बात करने की आवश्यकता है कि जब पहली बार किसी भी प्रदेश में सरकार आती है तो थोड़े से अधिकारियों के पेच कसने में और ब्यूरोक्रेसी को समझने में और परिस्थितियों को बदलने में समय लगता है। लेकिन अगर हम हरियाणा सरकार की बात करें तो दूसरा कार्यकाल है, तो ये चीजें उस पर लागू होती नहीं। और दूसरी, जो भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि आप ट्विटर अकाउंट देखिए, उस पर हर रोज कार्रवाइयां हो रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यदि कार्रवाइयां हो रही हैं तो ये नहीं है भ्रष्टाचार खत्म हो। जो धमक मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री की जानी चाहिए, मेरे हिसाब से वो धमक नहीं है। केवल भ्रष्टाचार के रोज मामले आ जाएं तो मैं नहीं मानूंगा कि उसको भ्रष्टाचार पे अंकुश है। जो चीजें आपकी, जो आपका भय और डर होना चाहिए, मुख्यमंत्री का एक डर होना चाहिए। हर कार्यक्रम में मुझे लगता है खट्टर साहब बोलते हैं, यहाँ तक भी बोलते हैं कि आप हमें सूचना दीजिए तो हम रात में भी बड़ी कार्रवाइयां करेंगे, पकड़ेंगे। ये कहने से फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका संदेश चला जाए और कहीं इक्का दुक्का पकड़ में आए तो कह सकते हैं कि हाँ, आपकी प्रशासनिक क्षमता की धमक या वो संदेश जा चुका है। लेकिन हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं राज्य के किसी कोने से ऐसे प्रकरण आए ना, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग पकड़े जा रहे हैं। पिछले हम 15 दिन की भी बात कर लें तो लगभग दर्जन भर ऐसे प्रकरण आए जहां कार्रवाइयां हुई। तो इसका मानना यह है कि भ्रष्टाचार लगातार हो रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं आप। क्या आपके पास उन लोगों को समझने का पक्ष नहीं है या आप लोग समझना नहीं चाहते? ब्यूरोक्रेसी, हरियाणा बहुत बड़ा राज्य नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं वो गिने चुने लोग होते हैं, जहां उनकी कमांड होती है। और पिछले 5 साल उनको समझने में आपको लग गए, कौन अधिकारी किस टाइप का है, क्या अधिकारी का काम करने का तरीका क्या है, उनके संबंध कहाँ कैसे हो सकते हैं। ये सारी चीजें समझने में मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो समझने में 1 साल 2 साल काफी होते हैं। लेकिन एक कार्यकाल आपका पूरा हो गया, पुनः आप मुख्यमंत्री उस प्रदेश के बने हैं, तो ये सब चीजें आप पे लागू नहीं होती। दूसरी बात मैं कहूंगा कि सारी पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सब उस राज्य में हो रहा है, लेकिन जिस राज्य में उनकी सरकार है वहां उनको नहीं पता। तो कहने का मतलब ये चोर सब मौसेरे भाई। दूसरे राज्य की आप समीक्षा कर सकते हैं जहां आपके विरोधी दल की आपकी सरकार
लेकिन जहां आपके दल की सरकार है वहां आप समीक्षा नहीं करेंगे, वहां आप बचाव की स्थिति में आ जाएंगे। तो जब राजनीतिक दल अपनी अपनी सरकारों के बचाव में आएंगे, खुल के बातें नहीं कहेंगे, खुल के जो कार्रवाइयां हो रही हैं उनकी समीक्षा नहीं करेंगे, तो लगता है राजनीति होगी। वो अपनी तारीफ करेंगे। और चुनाव से पहले कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव में आता है तो चुनाव से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। ऐसा दिखाने का प्रयास जनता के बीच जाकर तो होता है कि सब कुछ इनके आने के बाद समाधान हो जाएगा जी। और जहां एक कार्यकाल के साथ दूसरा कार्यकाल आपको मिलता है तो मुझे लगता है जनता से कहने के लिए आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बची है। और दूसरी बात, जब डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र में भी आपकी सरकार हो, प्रदेश में भी आपकी सरकार हो, तो ये भी आरोप नहीं लगा सकते कि साहब केंद्र का हमें सहयोग नहीं मिल रहा है या केंद्र की एजेंसियों का हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। कुछ बड़े पद पर लोग बैठे आसीन हो सकते हैं, केंद्रीय एजेंसियां आपके हाथ में हैं, आप अनुरोध गृह मंत्री से कर सकते हैं, ईडी से, सीबीआई से, सीधा खुला संवैधानिक अधिकार आपको है, मुख्यमंत्री को, सरकार को अधिकार है वहां कि बड़ी बड़ी सिफारिशें आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति हरियाणा में हो रही। दूसरा, आज देश में पहले नंबर पर बेरोजगारी में हरियाणा पहुंच गया। दूसरे, अब देखिए ना, पहले नंबर पर हरियाणा जहां बीजेपी की सरकार, दूसरे नंबर पर राजस्थान, वहां कांग्रेस की सरकार। तो आप कहेंगे स्थिति कि कौन किस राज्य की कहेगा? हाँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तो हो सकते हैं जी, लेकिन कोई पीछे नहीं। ठीक है सर, हमारे साथ दोनों सरकार के दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। सुनील जी, हमारे साथ अजय गुलिया साहब हैं। रमन जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा रिएक्शन अजय गुलिया जी से ले लेते हैं, क्योंकि बार बार उनका ऑडियो चला जा रहा है, चेक भी हो जाएगा कि क्या उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है। गुलिया साहब जी। रमन मलिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि राम राज्य तो बिल्कुल आया। वजह बता देता हूँ। राम राज्य में ये होता है कि अपने को भी जेल में डालो अगर वो गलत हो, और जब तक न्यायालय ना बोले तब तक उसको खुला नहीं हो। ये तो करके दिखाया इस सरकार ने। दूसरी चीज, जहां तक बोला जाता है बार बार कि ये मांग हो रही है, वो मांग हो रही है, मांग को लेकर प्रदर्शन है ना। कल को तो ये लोग ये बोलेंगे कि जी बच्चा रो रहा है, माँ के पास बैठा बच्चा रो रहा है, तो उसमें माँ को जेल में डाल दो। ऐसे थोड़ी होता है। अगर माँ से मांगेगा नहीं, अगर फलदार पेड़ से नहीं तोड़ेगा पत्थर मार के बच्चा, फल तो किससे तोड़ेगा? बैरन पेड़ से, जिन्होंने लोगों को खा पी लिया, सुन लीजिए प्लीज। उसके अलावा देखिए, राम राज्य की जहां तक बात होती है तो महादेव का भी और राम जी का भी दोनों का आशीर्वाद रहता है। और वो लोग जो आज तक अपने आप को मसीहा बता रहे थे, उनका भी पर्दाफाश प्रभु अपने आप कर देते हैं। इसलिए ये रामराज है। क्योंकि भगवान को भी वो आजादी मिल गई कि जी मेरे को सेकुलरिज्म के जामे के अंदर बांध के नहीं पटक दिया जाएगा कहीं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस सरकार के अंदर यही सरकार अपने कारिंदों के अगेंस्ट भी एक्शन लेती है, जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई हो या अपने आप कहीं जानकारी हो। हम ही ले रहे हैं ना, कोई बाहर से आके नहीं दिलवा रहा कि जी आप करिए इसके ऊपर। और फिर भी अपने ही नेताओं को उठा के जैसे दूसरे प्रदेशों में बंद कर दिया जाता है, वो यहां नहीं हो रहा। तो कम से कम जब आप आरोप लगाएं तो थोड़ा सा सामान्य ज्ञान रखें। और लास्ट एक चीज बोलूंगा कि अभी आम आदमी पार्टी वाले बहुत कुछ बोल रहे थे। वो बोल रहे थे लोक कल्याण, वो मेरे को दिख रहा है, चाहे वो स्विमिंग पूल कैसे बन रहे हैं लोक कल्याण के लिए चीफ मिनिस्टर के घर में, और उसके अलावा आप बोलते हो कि जी हमने लोगों का हित करने के लिए पंजाब से पकड़ा। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली में गुनाह हुआ कथित रूप से, दिल्ली के व्यक्ति ने करा, तुम पंजाब से उठ के आ जाओ। कल को बोलोगे कि हम अमेरिका भी जा रहे हैं, कल को बोलेंगे हम वहां भी जा। अरे अगर इतना ही करना है तो वो जो पन्नू बैठा हुआ बार बार तुम पे आरोप लगाता है कि तुमने उससे पैसे लेके खालिस्तानियों के लिए काम कर रहे हो, उसके ऊपर कराओ तो वहां कनाडा भेजो पंजाब पुलिस को कनाडा पर देखे, है हिम्मत तो। और ये जो बार बार कहने की बात आती है ना, ये इधर उधर लच्छे अब नहीं चलेंगे, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। हम रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं। दिक्कत ये है, सुनील कौशिक जी यही बात कह रहे थे रमन साहब कि आपके पास सरकार के कार्यकाल का ये दूसरा कार्यकाल है, इसमें एंटी इनकम्बेंसी का भी असर रहेगा, इसमें समीक्षात्मक चीजों की जरूरत है।
मेरे को पता है, अजय जी ने भी बोलना है, मैं एक ही चीज सिर्फ बोलना चाह रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने आप को विराम देता हूँ कि आप जो ये बार बार बात बोलते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो कांग्रेस के और दूसरे, देखिए राज परिवार जो 10 जनपद पे या तुगलक रेंज में रहता है वो अनएम्प्लॉयड है, मेंटली रूप भी और फिजिकल रूप से भी। और जितने बड़े ये एक एक जो अनडेमोक्रेटिक बने हुए हैं ना दल, इन सब की अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है साहब। जो 25 साल से एक प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं उनकी नौकरी भी चले गई, और जो प्रोडक्ट नहीं बिकता उसकी भी नौकरी चले गई, तो रोना तो रोएंगे। धन्यवाद सर। हरियाणा में भी जो आंकड़े, उन पर भी अगर आप इतने गौर से ध्यान देते तो शायद ये आंकड़े और बदल पाते। ठीक है सर, मैं आऊंगा। अजय गुलिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो काफी देर से उनसे बात हो नहीं पा रही। गुलिया साहब आवाज मिल पा रही है? कुछ कहना चाह रहे थे आप सर? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा उधर से जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही अजय जी। हेलो। हाँ जी सर बताएं, आवाज आ रही है सर, बताएं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी गुलिया साहब बताएं। नहीं देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो मेरे साथी अभी तक टिप्पणी कर रहे थे भ्रष्टाचार और इस प्रकार की बातें कर रहे थे, देखिए मैं ये चीज कह दूं कि 100% सब सही हो गया, लेकिन अब जो गलत कर रहा है उसको पकड़ा भी जा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। देखिए जो गलत भ्रष्टाचार तब हो जब सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन अगर कोई बीच में कोताही करता भी है, अगर बीच में कोई भ्रष्टाचार करने का प्रयास भी करता है, तो सरकार की तरफ से और जितने भी विभाग है तत्परता से कार्रवाई करते हैं, उन पे ऊपर कार्रवाई भी होती है, उनको पकड़ा भी जाता है। जिसका भी जिक्र कर रहे हैं कि कहां से, देखिए ये अगर सरकार तत्पर नहीं होती, विभाग तत्पर नहीं होती, तो ये लोग पकड़े कैसे जाते? ये लोग पकड़े तभी गए हैं कि सरकार इसको लेकर के, सरकार की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है कि कोई भी किसी भी लेवल का अधिकारी हो या कोई और कोई नेता हो, अगर किसी प्रकार से भ्रष्टाचार करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, उसको पकड़ा जाए। और देखिए बेरोजगारी की बात, मैं एक चीज स्वीकार करता हूं कि बेरोजगारी कोरोना काल के अंदर अभी तो ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि समूह के अंदर नौकरियां कम हुई हैं, उसमें हरियाणा प्रदेश भी है। लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि ये कोई ऑन रिकॉर्ड में बताएं कि क्या कोई कंपनी हरियाणा प्रदेश को छोड़ करके गई? और ये देखिए जिस कंपनी ने ये डाटा दिया है, मैं फैक्ट फिगर पर बात करूं तो बहुत से लोग आजकल अपने घरों में रह करके काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, इन्होंने उसको भी इंक्लूड किया बेरोजगारी के अंदर, जो लोग अपने घरों से बैठ करके भी काम कर रहे थे। तो ये देखिए थोड़ा डाटा के अंदर इसमें वेरिएंस आ जाता है। गुलिया साहब बिजली चली जाती है आजकल, घर से भी काम करना मुश्किल हो रहा है। इनको ये बोलिए, इनको ये कहिएगा कि जो डाटा जिस कंपनी ने या जिसने ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है वो सारे प्रदेशों पर लागू होता है, हरियाणा पर लागू नहीं हुआ है। जो नॉर्म्स हैं, नहीं बिल्कुल होता है, जिस नॉर्म्स के हिसाब से जो डाटा तैयार होता है वो सारे प्रदेश के लिए है। ये नहीं है कि हरियाणा में के लिए अलग से वो डाटा बनाया गया। तो यदि उन पैमानों के आधार पर, उस परफॉर्मा के आधार पर यदि हरियाणा एक नंबर पे आता है तो सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सवाल, आपका सवाल उठाना भी वाजिब है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम आईटी कंपनीज के लोगों ने किया, और ये आईटी कंपनीज ज्यादा, इसका हब गुड़गांव के अंदर, तो ज्यादा इम्पैक्ट उसका, अगर इसको आधार मान करके डाटा तैयार किया गया तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगा। इस प्रकार की इंडस्ट्रीज, मैं कहूंगा ना तो उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी आईटी इंडस्ट्रीज एक जगह पर हैं जो इतने लोगों को एम्प्लॉयड कर जिन्होंने किया हुआ है, ना किसी और दूसरे प्रदेश में अंदर, हमारे यहाँ कम से कम आसपास के प्रदेशों में नहीं है। वो गुड़गांव के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। आप इसका अगर सर्वे कराएंगे कि गुड़गांव के कितने लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और कितनी आईटी कंपनीज, अकेली 250 लिस्टेड टॉप 500 कंपनीज जो हैं वो गुड़गांव के अंदर रजिस्टर्ड हैं, और उन आईटी कंपनीज के लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसको इंक्लूड करने से हमारा जो ये वेरिएंस है ज्यादा आया है। अभी तो दूसरे प्रदेशों के, हमारे आसपास जो प्रदेश लगते हैं, सुनील जी जो जितना मैं समझ पा रहा हूं, अजय जी ये कहना चाह रहे हैं कि सर्वे ठीक से हो नहीं पाया। नहीं देखिए, जो कह रहे हैं मैं इसलिए उनकी बात से सहमत नहीं कि जब कोई भी कंपनी सर्वे करती है तो एक परफॉर्मा उसके पास होता है और वो सारे लोगों पे लागू होता है। हाँ। और जो हरियाणा की बात कर रहे हैं वो हरियाणा का ऐसा नहीं है कि वो परसेंटेज का मामला देखा जाता है,
हाँ। ये नहीं है कि आपके यहाँ इंडस्ट्रीज कितनी है। यदि आपके यहाँ 1000 है और उत्तर प्रदेश में 100 है तो उसी के हिसाब से पैमाना निकलेगा। आप ये कहते अब हमारे यहाँ 1000 है और वहां 100 के हिसाब से थोड़ी निकलेगा, परसेंटेज इसमें निकलती है। और परसेंटेज के हिसाब से यदि आपके पास 34% 35% लोग बेरोजगार हैं तो ये गंभीर प्रकरण है। बगल में आपके हिमाचल है, हिमाचल में 0.2% है हमारा। आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो 1.6%। तो ऐसा नहीं है कि वहां केवल जितने भी उद्योग लगे हैं उसकी लिस्ट की जाएगी उसके हिसाब से निकलता है, ये परसेंटेज के मामले से निकाला जाता है। और ये अब पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे कौशिक साहब, क्या क्या पैरामीटर्स उन्होंने लिए हैं उसके हिसाब से देखेंगे। दो पैरामीटर लिए हैं, जो पैरामीटर अलग इशू होती है, उसको देखने का अलग होगा, इंटरप्रिटेशन होती है आंकड़े की। आप उसके पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस करिए, मैं करने को तैयार हूँ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो पैरामीटर आप सुन लीजिए ना, जो पैरामीटर हरियाणा के लिए रखे हैं वो उत्तर प्रदेश के लिए अलग थोड़े होंगे, वो हिमाचल प्रदेश के लिए अलग थोड़े। जब आप हरियाणा के साथ हिमाचल की तुलना कर रहे थे, हिमाचल के अंदर इंडस्ट्री बद्दी के एरिया को छोड़ के बाकी सारी जगह सरकारी नौकरियां ही मेन सोर्स है। तो इस प्रकार से प्राइवेट नौकरियां हरियाणा के अंदर मेन सोर्स है, सरकारी नौकरियां मेन सोर्स नहीं है। ये तो फैक्ट है ना जी। नहीं, अब आप उनको तो डिराइव नहीं कर सकते ना। यू हैव टू सी द कॉम्बिनेशन। आप सुन लीजिए, आप कौशिक जी, आप एक मिनट सुन लीजिए। एक बार ये देखना पड़ेगा कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं। सब मैंने देखे हैं, पैरामीटर्स आंकड़े मैंने सारे देखे, उसके बाद डिबेट वो सारे देखे हैं, हम सारे सर्वे की समीक्षा करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि यदि उनके सर्वे पर अब सुन लीजिए, एक छोटा सा मैं आपको एक छोटा सा मैं सुझाव दे रहा हूँ, हो सकता है वो आपके पक्ष के लिए हो। कि यदि इस सर्वे के आधार पर आपकी पार्टी की और आपकी सरकार की छवि खराब हो रही है तो आप जाइए ना कोर्ट, आप लाइए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और कहिए इस बात को लेकर के ना। तो उन्होंने वो आंकड़े वहां अलग रखे हैं, हमारे आंकड़े अलग रखे हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते उस बात को लेकर। और सर निकाय चुनाव भी है, सुनील जी, निकाय चुनाव भी है, पार्टियों के लिए ये बहुत जरूरी भी है कि वो लोगों के बीच जाएं। हमारे साथ रविंद्र ढुल साहब हैं कांग्रेस से। सर, तैयारी तो चुनाव की चली रही है, निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी कर सकती है सरकार। हालांकि जो मंथन अभी कांग्रेस पार्टी ने किया, उस मंथन में सर यहाँ हरियाणा पे भी कुछ फोकस था, किस तरह की रणनीति रहेगी आगे? देखिए, वहां के मंथन के बारे में भी सार्वजनिक तौर पे जितनी जानकारी आपको है उतनी मुझे। जब वो सार्वजनिक तौर पे आएगी तब उसके बाद में उसके ऊपर हम डिबेट करने का काम करेंगे। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर हरियाणा के निकाय चुनाव है, जितने भी चुनाव है उसके बारे में एक सीरियस तौर पर एक वहां पर एक थॉट प्रोसेस चल रहा है और उस थॉट प्रोसेस से क्या निकल करके आएगा हम सबका सब मीडिया के सामने रखेंगे। निश्चित रूप से। और चूंकि आगे चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी भी चुनाव का इंतजार लगातार कर रही है, रजनीश जी, तैयारियां रहेंगी सरकार को घेरने की, आप कोशिश तो लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन ठोस मुद्दों की जरूरत है। अभी ठोस मुद्दे मिल नहीं पा रहे मैडम। ऐसा है आशीष जी, ठोस मुद्दे हैं हमारे पास। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी है। हरियाणा नंबर 1 पे है भ्रष्टाचार में। आप देखिए, हर डिपार्टमेंट इस टाइम भ्रष्टाचार में लिखता है। क्या बात, सरकार के नाक के नीचे ब्यूरोक्रेसी। मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि अभी बीजेपी के और जेजेपी के दोनों ही प्रवक्ताओं ने कहा कि जो भी भ्रष्टाचार जहां भी हो रहा है उस पर एक्शन लेकर के उन लोगों को जेल के पीछे भेजा जा रहा है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, 1000 से ज्यादा केसेस भ्रष्टाचार के रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन 57 केसेस की हो रही है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये नेशनल हमारा क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है। तो आप बताइए कि अगर आटे में नमक के बराबर अगर हम भ्रष्टाचारियों पे लगाम कसेंगे, क्या बात भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? और बेरोजगारी तो अपनी चरम सीमा पे है ही है। देखिए, कार्रवाई होगी तो भी आंकड़े वही रहेंगे, क्योंकि ठीक है, भ्रष्टाचार हुआ तभी तो कार्रवाई होगी। अगर भ्रष्टाचार हुआ नहीं तो कार्रवाई कहां से होगी? आंकड़े तो तब भी वही रहेंगे। ये भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। मैं आपको ताजा अंबाला का बताती हूँ। स्टेडियम में 106 करोड़ रुपए आए, सिर्फ हाँ, ये आपने बिंदु बहुत जरूरी उठाया कि भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। इस पर भी मैं सवाल लूंगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, अभी फतेहाबाद में तारकोल ही नहीं नजर आता, तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि उन प्रशासनिक अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
तो हमारा मेन मुद्दा भ्रष्टाचार है। हम हरियाणा से भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं, बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। इस टाइम बेरोजगारी हरियाणा में अपने चरम सीमा पे है। हमारा 34% युवा है वो बेरोजगार है, और जिसमें से 20 से 24 वर्ष की आयु के तो लगभग 85% युवा बेरोजगार हैं। मैं अगर आपको थोड़े से आंकड़े बताऊं तो शिक्षा विभाग में हमारे 36,000 पद खाली पड़े हैं जिनको सरकार नहीं भर रही है। भर्तियां निकाली जाती हैं लेकिन पेपर लीक होके वो भर्तियां कैंसिल कर दी जाती हैं। और जिसमें आप ये देखिए उन भर्तियों के लिए 20,000 करोड़ से ज्यादा उनकी गोपनीयता पे खर्च किया जाता है। तो गोपनीयता कहाँ है? और उसके बाद भी पेपर लीक होता है, उसके बाद जो भर्तियां निकाली जाती हैं वो कैंसिल की जाती हैं। इस टाइम पे आप देखिए 2 दर्जन से ज्यादा भर्तियां कैंसिल हो चुकी हैं। तो युवा जिनकी उम्र निकली जाती है वो हताश नहीं होगा, आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? पढ़ा लिखा युवा जब अपनी सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए कोशिश करता है कि पढ़ लिख के वो अपने माँ बाप का सहारा बने, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। तो आप खुद सोचिए कि युवा के मन पे क्या बीते। अभी पीछे का एक आंकड़ा आया था, एक सेना की नौकरी ने आत्महत्या कर ली थी। इस तरह के हजारों आंकड़े हैं अगर हम आपको बताएं। इसी तरह चिकित्सा विभाग में लगभग 25,000 के पद खाली पड़े हैं। अगर हम पुलिस डिपार्टमेंट में देखें वहां पे 18,000 के पद खाली पड़े हैं। तो सरकारी भर्तियां क्यों नहीं कर रही है? स्कूलों में शिक्षक नहीं है जी। अगर आप देखेंगे तो नू के लगभग 30 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। तो बिना शिक्षक के हमारी शिक्षा पद्धति कैसे चलेगी? हरियाणा का हमारा विकास कैसे होगा? तो हमारे मुद्दे तो शिक्षा के, हमारे मुद्दे भ्रष्टाचार को खत्म करने के, हमारे मुद्दे बेरोजगारी को लेकर रहेंगे। आप देखिए हमारी केजरीवाल सरकार दिल्ली में बेरोजगारी को लेके नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। अभी उन्होंने पर्यटन के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में करके रोजगार के नए अवसर वो किए हैं। इसी तरह उन्होंने मार्केट्स को नया रूप देके वहां पे रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है। स्कूलों में जो उन्होंने बच्चों के लिए एक ऑनलाइन बच्चों को स्वरोजगार का, कि बच्चे नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, इस तरह के अवसर प्रदान कर रही है। तो लगातार केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में कर रही है वही हम हरियाणा में चाहते हैं, और यही चीज हम हरियाणा में लाएंगे और बेरोजगारी को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो मुद्दा रहेगा वो लगभग इसी के आसपास रहेगा। एनएलडी भी क्या इसी तरीके से आगे बढ़ेगी, या सरकार की नाकामियों पर फोकस रहेगा, जनता के सेवा पर फोकस रहेगा? ओंकार जी। आशीष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक, ये 3 मामले ऐसे हैं कि हरियाणा इसमें नंबर 1 पे आ चुका है। हाँ। और जहां भी मैं देखता हूँ हमारे भाई प्रवक्ता और मुख्यमंत्री जी स्वयं 5S की बात करते हैं। मैं एक सेकंड में बताऊंगा। सेवा, सुरक्षा के मामले में बताना चाहूंगा, अंबाला छावनी जो गृह मंत्री का गृह जिला है, वहां पर डकैती के केस 2015 में सिर्फ 1 केस था, 2021 में 10 केस हो गई। रेप के मामले में अंबाला डबल हो चुका 2015 से लेकर 2021 तक। हाँ। शिक्षा के मामले में बताना चाहूंगा, इन्होंने 134 से सस्पेंड कर दिया, 134 से खत्म करके राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया। जो बच्चे राइट टू एजुकेशन में एडमिट हो रहे हैं वो नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के हो रहे हैं, और जिनकी एजुकेशन 134 से में चल रही है, वो कहते हैं कि पिछले वाले स्टूडेंट तो चलते रहेंगे लेकिन आगे एडमिशन नहीं होगी। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, राइट टू एजुकेशन में इन्होंने लागू कर दिया, जो बच्चा आज 5वीं क्लास में 134 का फॉर्म देके पास होता है वो कहाँ जाएगा? अब आता हूँ बात में स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में कहीं भी चले आइए, आपको अंबाला में तो विशेष तौर पर बहुत बड़ा अस्पताल बना दिया गया। सूरत बहुत अच्छी है लेकिन सीरत अस्पताल नहीं है, मशीनरी नहीं है, कोई भी पेशेंट आता है रेफर टू पीजी हो जाता है। स्वावलंबन, मैं इनको बताना चाहता हूँ कैसे स्वावलंबी बनाओगे? हमारी आधी से ज्यादा MSME वो NPA हो चुकी है। और बहुत अफसोस की बात है, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज, सुन के हैरानगी आती है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, वो कहां गया? अरे इनके किसी भी मंत्री संतरी इनको बोलो 20 लाख करोड़ लिख के दिखा दे, अगर ये लिख दे तो मैं इनकी बात मानने के लिए तैयार हूं। अगली बात है स्वावलंबन, स्वाभिमान कैसे मिलेगा? बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए इन्होंने एक नई सीमा लागू कर दी,
1,80,000 रुपए की सीमा फिक्स कर दी इन्होंने। 1,80,000 से ऊपर अगर वार्षिक आमदन होगी उसको बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी। जेजेपी और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार, जरा वायदे याद कर लो। इन्होंने कहा था 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे। 5100 तो क्या करने, जिनकी लगी हुई है उनकी काट दी। और एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे भाई रमन मलिक जी कहते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। ये अभी शिक्षा दे रहे थे, पंजाब पुलिस जाके कनाडा से क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेती? अरे भाई थोड़ी तो शर्म कर लो। कनाडा में कौन गिरफ्तार करेगा? कनाडा के साथ भारत की प्रत्यार्पण संधि है, इंटरनेशनल लॉ लागू होता है। अगर किसी देश से हमारी प्रत्यार्पण संधि है और उस संधि के अनुसार हमारा कोई अपराधी उस देश में है तो केंद्र सरकार लेके आएगी, किसी राज्य की सरकार नहीं लेके आएगी। रमन मलिक जी, बोलने से पहले सोच लिया करो क्या बोल रहे हो। क्या पंजाब पुलिस ऐसा कनाडा में जाएगी? हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं रमन साहब। पंजाब पुलिस कनाडा जाएगी तो रमन मलिक जी फिर तो आप भी पाकिस्तान अरे जाने के आम लायक हो। आदमी पार्टी की सरकार से यही बात तो पूछ रहा हूँ कि एक FIR दर्ज करो पन्नू के खिलाफ। क्या आपको नॉलेज है? होता नहीं है उनका पता है आपको? अगर कोई विदेश में बैठा कोई अपराधी है उसको केंद्र सरकार के पास अधिकार है, अंतरराष्ट्रीय कानून है। केंद्र सरकार जिस भी देश के साथ भारत की संधि है उस देश से अपराधी वापस ला सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या केंद्र सरकार ने ऐसी कार्रवाई करी? अब जवाब ले लें सर, ओंकार जी अब जवाब ले लेते हैं। इनसे एक बात पूछिए, क्या इन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई करी जिससे अपराधी को भारत लाया जा सके? आप पंजाब पुलिस की बात करते हो, अरे थोड़ी बहुत तो समझ रख लो। हाँ ठीक है सर, अब जवाब ले लेते हैं। मेरे को आपसे समझ लेने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे वकील हैं, आप उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। अब आप सुन लीजिए ना, जवाब ले लीजिए ना प्लीज। जब जनता कुर्सी से नीचे उतारेगी तब तुम्हारे दिमाग दिखाने जाएंगे। अरे क्या उल जलूल बातें कर रहे हो यार? अरे अभी नहीं समझने वाले आए हो क्या शो पे? क्या तरीका ये? आप ये बता तो दो, क्या पंजाब पुलिस कनाडा जाएगी? अरे इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच ओमकार जी, ये एक टिप्पणी करने का तरीका है मात्र, उसके ऊपर करा गया है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक मिनट ये मैं पूछना चाहता हूँ आज के समय में कि क्या पंजाब पुलिस ने एक FIR दर्ज करी? बिना बात के बोलते मत जाओ। ये बताओ पंजाब पुलिस ने एक FIR दर्ज करी? तो मेरे भाई एक तो बता दो। चलिए ठीक है वो विषय दूसरा हो जाएगा। ठीक है FIR, ठीक है FIR वाला विषय छोड़ देते हैं सर, चूंकि भ्रष्टाचार का एक बहुत ही बड़ा जिक्र हुआ और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार भी ये दावा करती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। संलिप्त हो भ्रष्टाचार में वो आज जाके उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, मैं रमन साहब एक विषय इसी से जुड़ा एक विषय, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ। ओंकार जी सुनिए, ओंकार जी ये बताइए, चाहे वो सर प्रदेश के जनता से संबंधित सवाल है, बहुत जरूरी है, सुन लीजिए। नहीं, आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी ने गुरुग्राम के अंदर एक नेता को शामिल करा, बड़े ढोल पीटे। उस नेता की खासियत क्या? लैंड ग्रैबिंग, बलात्कार के आरोप, उस नेता के ऊपर जबरन कब्जे के आरोप। जी मैं इस विषय पर आएंगे, फिर आ जाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रमन साहब। ओंकार जी प्लीज सुनिए आम आदमी पार्टी की सुनिए सर प्लीज। मैं सुनील जी से शुरुआत करूंगा, फिर आऊंगा बारी बारी से आप लोगों के पास। भ्रष्टाचार को लेकर प्रश्न है सर। ओंकार जी मैं आ रहा हूं। ओंकार जी सुनिए, ठीक है वो विषय दूसरा हो जाएगा, थोड़ा समय रह गया। तो भ्रष्टाचार को लेकर बात हो रही थी तो इस पर ही बात करेंगे। सुनील जी अब थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, फिर रमन जी के पास भी जाना है, अजय जी के पास भी, ओंकार जी भी हैं और ढोल साहब भी हैं और रजनीश जी भी हैं। सुनील भाई आपसे ये जानना चाहेंगे अभी कि जो बात आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने कही, जो बात INLD के प्रवक्ता ने भी कही, और ये बात मेरे भी मन में प्रश्न ये आया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर लगाम लगाई जा रही है, सरकार का दूसरा टेन्योर चल रहा है, इस वक्त कार्रवाई हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन सर फिर भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। क्या मैसेज नहीं जा पा रहा, इंपैक्टफुल मैसेज नहीं जा पा रहा उन भ्रष्टाचारियों तक, सिस्टम में घुसे उन घुन कहूंगा मैं तो, जो इसे खाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों तक मैसेज नहीं जा पा रहा है क्या कि आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है, अगर आप करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी? या उन्हें कहीं ढुलमुल लग रहा है, मामला ढीला डाला कि ठीक है ऐसा होगा तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा? क्या इस तरह की परिस्थिति लग रही है आपको सुनील जी? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हरियाणा सरकार का जो संदेश जाना चाहिए और मुख्यमंत्री कार्यालय की जो धमक जानी चाहिए
वो मैं भी महसूस नहीं कर पा रहा, क्योंकि किसी भी प्रकरण में आप ले लीजिए, ये तो भ्रष्टाचार का प्रकरण है, या तो हर बार, हर महीने या हर हफ्ते वो प्रकरण सरकार के सामने आते रहे, जनता के बीच आते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा सरकार का वो संदेश नहीं है। बगल में उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में आप देखिए कौन से भ्रष्टाचार के मामले पकड़े जाते हैं। यहाँ तो IAS IPS भी बर्खास्त हो रहे हैं, तो वो वहां भी बीजेपी की सरकार है और वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो एक संदेश जाने का जो प्रयास करना चाहिए सरकार को। दूसरी बात, आपका दूसरा कार्यकाल है। मैं फिर कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों को समझने में, यदि किसी नई पार्टी की सरकार आती है तो एक वक्त लगता है, लेकिन 5 साल काफी होते हैं उनको समझने के लिए। और ये सरकार, जो मुख्यमंत्री कार्यालय होता है, उसके पास सारे स्विचर होते हैं कि कौन सा स्विच दबाना है, क्या वो आप स्विच दबा नहीं पा रहे ठीक से। और दूसरा, यदि भ्रष्टाचार के मामले पकड़े जा रहे हैं तो वहां की सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। दूसरा, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, यदि आपके 10 प्रकरण पकड़े जा रहे हैं तो 10 में से केवल एक व्यक्ति को सजा मिल पा रही है, 1 या 1.5 व्यक्ति को। 95% आप देखिए आंकड़े छूट रहे हैं। क्यों छूटे जा रहे हैं? तो यदि भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ नहीं है कि हम भ्रष्टाचार पकड़े जाने के बावजूद भी हमारे पास कोई कार्रवाई बड़ी हो सकती है, हम नौकरी से हाथ धो सकते हैं, हम बर्खास्त हो सकते हैं, या केवल आप 1 हफ्ते के लिए जेल जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल, उसके बावजूद आपको पकड़ होनी चाहिए, जो सख्ती होनी चाहिए सुनील जी, उस सख्ती की कमी महसूस की जा रही है संभवतः। मैं रमन जी इस पर जरूर बात करूंगा। रमन साहब, अभी जीरो टॉलरेंस, ठीक है, सरकार एक्शन ले रही है, बहुत अच्छी बात है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा है सर, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से बातें बार बार सामने आ रही हैं, बार बार एग्जाम्स पेपर लीक होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन वो फिर दूसरी टीम तैयार हो जाती है, वो फिर इस तरह की कार्रवाई में लग जाते हैं। आगे निकाय चुनाव भी हैं, अगर इस तरह के मामले, एक सख्त संदेश अगर जाएगा तो हो सकता है कि निकाय चुनाव में फिर जनता आप लोगों का साथ दे। रमेश साहब, ऑडियो म्यूट है शायद आपका। संदेश जरूर जाता है, क्योंकि सरकार कभी भी पीछे नहीं हटती है एक्शन लेने। हाँ, इतना जरूर बता दूं, जो थोड़ी बहुत मैंने सर्च करी है उसमें मेरे को जो दिखा है वो ये है कि जो अभी लेटेस्ट पिछले 5-7 साल का जो बैच है अधिकारियों का, उनमें ये इस प्रकार की चीजें कम नजर में आ रही हैं, उनमें ये करप्शन का जो एक सिस्टम है वो कम नजर में आ रहा है। और आप ये मत भूलिए, जो पर्ची खर्ची से लगा होगा, जो अप्रोच से लगा होगा, उसको ये समझ में आता है कि भाई मेरा आउटफ्लो रहा है, कहीं ना कहीं से मैंने कवर करना है, अगर नहीं करूंगा तो भी मैं ही मरूंगा। तो वो मरता क्या ना करता है और बेचारा फंसता है, और वो फंसना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यही सरकार है जो किसी भी तरीके के करप्शन को जो संज्ञान में आए, जिसका किसी पब्लिक ने बोला, बीच में आपको टोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। मुझे लगता है कि अब तक तो ऐसे जो पर्ची खर्ची से लगे, जो बात आप कह रहे हैं, जो पर्ची खर्ची से लगे अधिकारी या कर्मचारी हैं, अब तक तो आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए थे। अब दूसरा कार्यकाल जनता ने आपको दिया, होने के साथ साथ उनको किसी ना किसी एक्शन करते हुए गिरफ्तार करेंगे ना। हाँ, या आप उन्हें सिर्फ शक के बिना पर उठा देंगे। हाँ, अगर ऐसे करने लगे तो हमारे को पूरा विपक्ष और काफी सारे अधिकारियों को उठाना पड़ जाएगा साहब। हाँ, हरियाणा में हाहाकार हो जाएगी। और कानून का राज है, कोई ये थोड़ी है कि मेरा राज है, ऐसा चल लो, ऐसे करने का मन कर रहा है तो ऐसा कर लो। ये 10 जनपद से नहीं चलती सरकार सर, ना ये तुगलक रोड पे मस्ती से चलती सरकार है, ये संविधान से चलती सरकार है। तो मैं तो बोलता हूं, मैंने पहले भी एक चैनल पे बोला था, मैं आपकी चैनल पे भी बोलता हूं कि हमारी सरकार आने से पहले इस देश का हर युवा जो है वो डीसी लगा हुआ था, वो कमिश्नर लगा हुआ था, वो IAS अधिकारी था, HPS था, HCS था, उसको 5-5 करोड़ रुपए की तनख्वाह मिल रही थी, उसके सर पे लाल बत्ती लगी हुई थी, उसको हार्वर्ड बुला रहा था, उसको ऑक्सफोर्ड बुला रहा था, उसको सारी विश्व की यूनिवर्सिटियां बुला रही थी कि आके उपदेश दो। ये तो हम आ गए इसलिए देश का बुरा हाल हो गया।
नहीं तो आज से पहले तो इस पूरा बात देश में, जो है, इस चीज में आपका कोई सानी नहीं है रमन हाँ। साहब। मैं बहुत ही अच्छे इस बात को अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि इस चीज में आपका कोई सानी नहीं है। और जो व्यंग जो आप बोलते हैं सर, वो वाकई बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसमें जवाब नहीं मिल पाता, जो सवाल होते हैं उसका जवाब नहीं मिल पाता। ठीक है, समय की कमी है और भी हमारे प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र ढुल साहब, बार बार रमन साहब ये कह रहे हैं कि खर्ची पर्ची से लगे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वही भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और हम उन्हें पकड़ने का काम कर रहे हैं। ये पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना है। नहीं, ये कुछ भी निशाना लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात इनकी, ये क्या कहते हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि इनकी खुद की सरकार के दौरान जो रिक्रूटमेंट्स के अंदर जिस प्रकार से, चाहे इम्पर्सनेशन करके हो, चाहे पेपर लीक करके हो, चाहे झूठी डिक्लेरेशन दे करके हो, सैकड़ों क्या मैं कहता हूं कि हजारों लोग इस समय पे वर्तमान में नौकरियां कर रहे हैं। और ये जो अफरा तफरी जो इनकी सरकार के अंदर, सिस्टम के अंदर आप देख रहे हैं, वो इसी चीज में देख रहे हैं कि कोर्ट से जब ऑर्डर हो जाता है उसके बाद में अफरा तफरी में आपको करना तो पड़ता है, लेकिन अब उसमें अपने जो बच्चे आपने लोग जो आपने एडजस्ट किए थे उन लोगों का क्या हुआ, जिनसे खर्ची पर्ची लेकर के जिनका वो किया था। ये मैं मानता हूँ कि इन्होंने पर्ची खत्म कर दी, इनके पास केवल खर्ची रह गई। देखिए, ये बिल्कुल एक काबिले तौर बात है कि भाई इन्होंने पर्ची को खत्म करने का काम किया है, इन्होंने केवल खर्ची को छोड़ा। यानी कि वर्तमान सरकार के अंदर पैसा दोगे तो नौकरी लगेगी, वरना बिना पैसे नौकरी नहीं लगेगी। ये बात तो बिल्कुल तय है। पहले जिस तरह सिफारिशों से छोटे मोटे काम हो जाया करते वो बंद कर दिए इन्होंने। भाई सिफारिश भी पैसों में बिकती है, ये बिल्कुल स्पष्ट है इस जगह पे, तो पैसों में करते हैं। कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जिसके अंदर 1/4 से लेकर के जो है 1/3 तक लोग जो है फर्जी तरीके से ना लगे हों। और हर एक भर्ती के लिए जो है कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है कोर्ट्स ने। हाँ, ये बात तो मान रहे रमन साहब कि वो पैसे लेते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो पैसे देकर भर्ती हुए हैं। तो सर फिर घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। पैसे देकर के भर्ती इनकी सरकार में हुए हैं वो लोग, ऐसा तो नहीं है कि इनकी सरकार में भर्ती नहीं हुए हैं पैसे लेकर के, सैकड़ों लोग हैं, कोई एक थोड़ी ना। हाँ। बताइए कि ठीक है, समय की कमी है सर। मैं हमारे साथ अजय गुलिया जी भी हैं, एक रिएक्शन लास्ट में लेना चाहूंगा जी। एक रिएक्शन छोटा सा। निकाय चुनाव अजय जी नजदीक है, कभी भी घोषणा हो सकती है, कभी भी चुनाव में जाना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक आप दोनों पार्टियों की तरफ से ये बात अभी बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि गठबंधन में लड़ने की बातें कही जा रही है, लेकिन सिस्टम और मैकेनिज्म क्या होगा इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। सरकार के कामों को लेकर ही आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा मानता हूं कि जो काम हम लोगों ने किए उस पर मोहर लगाने का काम हरियाणा प्रदेश के लोग करेंगे। देखिए, सरकारें तब भी बदली जाती है, लोग तय करते हैं। हम अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, लोग उस पर तय करेंगे कि हमारे किए हुए काम अच्छे हैं, बेहतर हैं, जनहित के काम हैं। उस पर देखिए, किसान के खाते में सीधा पैसा गया, कोई इस बात से इनकार कर सकता है? ये अच्छी शुरुआत है। कोई तकनीकी नई पॉलिसी आई, लोगों को परेशानी हुई, ये बात भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा कदम था। लोगों के खाते में, किसान के खाते में सीधे पैसे गए। हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% का अधिकार मिला। ये सारी चीजें हैं, ये लेकर के हम जाएंगे लोगों के बीच में। और मैं आशा करता हूं कि लोग जरूर इसको मद्देनजर रखते हुए जो लोग जनहित के काम हुए हैं उसको लेकर के वोट करने का काम करेंगे। ठीक है, पब्लिक के बीच सभी पार्टियां जाएंगी और वो निकाय चुनाव में पब्लिक क्या इस पर निर्णय लेती है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, जो प्रवक्ता कम समय ले पाए या ऐसा उन्हें अगर लगता है तो मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए।